हाँ भाई, तो आज हमने अपने पास चैप्टर नंबर 1 जो हमने शुरू किया था उसको आगे कंप्लीट करते हैं। हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि बेसिक इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है वो अपना पिछली क्लास का बैकअप कंप्लीट कर लेना, तुम्हारे को वहां से पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या क्या था। अब आते हैं हम अपने पास नेक्स्ट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने तरीके के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स को आप अगर देखना चाहो तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे भी देख सकते हो। देखो, ऐसे समझो कि जब तुम कभी अपनी पिक्चर क्लिक कराते हो तो क्या पिक्चर क्लिक एक ही पोज में कराते हो कि अलग अलग पोजेस में करवाते हो? क्या करते हो? पिक्चर अलग अलग। अलग अलग पोजेस में क्लिक कराते हो। पिक्चर तुम्हारी ही होती है, बट उसको देखने के एंगल्स तुम बदलवा देते हो कि एक ऊपर से ले लो, एक सेल्फी ले लो, एक साइड से ले लो, एक नीचे से, जैसे मर्जी तुम क्लिक करवाते हो, है ना? उसी तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अलग अलग एंगल्स से देख सकते हैं। या फिर और समझना चाहो तो ऐसे समझो कि मैं अपनी क्लास में तुम सबको कैसे देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि भाई मेरी क्लास में कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने 18 साल तक के हैं, कितने 20 साल के हैं। मतलब तुम्हें मैं एज के बेसिस पे भी अलग कर सकता हूं, तुम्हें जेंडर के बेसिस पे भी अलग कर सकता हूं, तुम्हें ये भी कह सकता हूं, ऐसे भी देख सकता हूं कि कितने बच्चे साथ में बीकॉम भी कर रहे हैं, कितने बच्चे बीकॉम साथ में नहीं कर रहे हैं। तो देखूंगा मैं तुम्हें सभी को, बट अलग नजरिए से, कि किसी को एज, कभी एज से, कभी जेंडर से, कभी कौन एडिशनल डिग्री परस्यू कर रहा है। सिमिलरली हम कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। तो पहला नजरिया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, दूसरा नजरिया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आओ एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो जो बेसिक इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो होने चाहिए, अगर वो सारे बेसिक इसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बेसिक इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहला चाहिए कि एक बंदा ऑफर करे, दूसरा बंदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सेप्ट करे। ठीक, उसमें दो पार्टीज तो होनी चाहिए, एक ऑफरर और दूसरा ऑफरी। फिर उसके अंदर क्या चाहिए? कंसिडरेशन चाहिए, मतलब समथिंग इन रिटर्न। एक बंदा जो ऑफर कर रहा है उसको कुछ मिले, और जो बंदा जिसको मिल रहा है वो भी बदले में उसकी पेमेंट करे, तो मतलब समथिंग इन रिटर्न। और क्या एसेंशियल एलिमेंट है कि पार्टीज शुड बी केपेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टीज की एज 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। पार्टीज शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट समझ सकें। और तीसरा, दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो हम क्या कहेंगे? पार्टीज आर केपेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। और क्या चाहिए? पार्टीज जब अपनी कंसेंट देती हैं, कि ऑफर करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, तो उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब जोर जबरदस्ती में कॉन्ट्रैक्ट ना किया हुआ हो, अपनी फ्री विल से, पूरी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हो। और क्या? कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लॉ स्पेसिफिकली डिसअलाउ करता है। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली डिसअलाउड हैं तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई वेगनेस ना हो। ठीक, और क्या? अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल टू बी परफॉर्म्ड। ऐसा ना हो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, एक आदमी कह रहा है कि आप ये पूजा करवा लो, मैं आपके मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा। या एक आदमी कह रहा है कि आप मेरे को इतने पैसे दो, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। है ना, बकवास बातें हैं। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल टू बी परफॉर्म्ड। और लास्ट इसेंशियल एलिमेंट क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में राइटिंग में होना जरूरी लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो राइटिंग में भी होने चाहिए और रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। तो जब तक वो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड में नहीं है तब तक हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो जिस किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं
तो हम क्या कहेंगे, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, वॉइड अग्रीमेंट। देखो ये जो वर्ड वॉइड है, ये अग्रीमेंट यहां पे भी दिख रहा है, ये वर्ड यहां पे भी दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसके अंदर भी दिख रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी वॉइड वर्ड आ रहा है। तो ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों में क्रिएट होता है वो इसी वॉइड से होता है कि वॉइड अग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है। तो देखो हमें पकड़ना है सरनेम, हमें इनके सरनेम पकड़ना है। तो वॉइड अग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इनके सरनेम क्या है, इसका सरनेम है अग्रीमेंट, इसका सरनेम है कॉन्ट्रैक्ट, इसका सरनेम भी है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बताओ मुझे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट क्लास में हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो मुझे बताओ पहले अग्रीमेंट आता है या पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या होता है। एग्रीमेंट पहले अग्रीमेंट बनता है और फिर उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। अच्छा मुझे बताना एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। कंसिडरेशन गलत, हाँ भावना क्या, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। जब एक अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए। अगर एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसको लॉ इन्फोर्स कर दे, लॉ कह दे कि हाँ आपने जो किया वो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर एक अग्रीमेंट लॉ इन्फोर्स नहीं करता तो वो अग्रीमेंट की ही स्टेज पर रुक जाता है। तो देखो वॉइड अग्रीमेंट की डेफिनेशन ही यहीं से आ जाती है, एन अग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड अग्रीमेंट। आया समझ, एन अग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड अग्रीमेंट। और मुझे बताना एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो वॉइड अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, एन अग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मुझे बताओ जैसे दो लोग हैं ए और बी, ए बी से कहता है कि मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, बदले में तू जाके सी की पिटाई कर देना। बी कहता है ओके मैं पिटाई कर दूंगा। बताओ ये एक वॉइड अग्रीमेंट है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड एग्रीमेंट। क्यों वॉइड एग्रीमेंट, क्यों, क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ इसको इन्फोर्स नहीं करेगा। आप किसी की पिटाई करने के लिए पैसे दे रहे हो, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए कर रहे हो, तो लॉ डज नॉट इन्फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो ये क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो पिटाई का हो गया। ए बी से कहता है मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, बी बदले में कहता है मैं तुझे ड्रग्स दूंगा। बिल्कुल प्रॉपर है, एक आदमी पैसा दे रहा है, दूसरा बंदा ड्रग्स दे रहा है। बताओ वॉइड एग्रीमेंट की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट। क्यों, अनफोर्सेबल बाय लॉ है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अनुज कह रहा है क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। सर इलीगल है ना ये ड्रग्स लेना। नहीं वो तो ठीक है, तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्या है ये, नहीं है सर, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। अच्छा अब बताओ, वो कह रहा है वो तू मुझे ये इसको 5,000 रुपए देगा, बी इसको मेडिसिन देगा। बताओ क्या है ये, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुन लेना सब लोग, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है सिवाय फ्री कंसेंट के, वो क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
हमने पढ़ा था कि इसेंशियल एलिमेंट होते हैं 10, उन 10 में से 9 एलिमेंट तो हैं, बट 10वां एलिमेंट फ्री कंसेंट जो है अगर वो गायब हो जाए तो हम कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया बट उसने वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी फ्री विल से नहीं किया तो फिर हम क्या कहेंगे? वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आओ इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये है ए, ये है बी। ए ने बी को बंदूक दिखाई, ए ने बी को बंदूक दिखाई और बंदूक दिखा के क्या बोलता है कि तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दे। ये इसको दे रहा है अपनी लैंड एंड बिल्डिंग, ये बदले में इसको दे रहा है पैसे। इस लैंड एंड बिल्डिंग की लेट अस सपोज जो वैल्यू है वो है 5 करोड़, बट ए बी को क्या कह रहा है? सिर्फ 1 करोड़ में ले ले। तुम मुझे, इसने इसको बंदूक दिखाई, कह दिया 1 करोड़ रुपए दूंगा और अपनी लैंड एंड बिल्डिंग मुझे दे दे। बट बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने कॉन्ट्रैक्ट डर के किया, डर लग रहा था उसको, अपनी जान का खतरा था, तो क्योंकि उसको ये डर था तो क्या बी ने अपनी इच्छा से किया है कॉन्ट्रैक्ट? नो। यहां पे फ्री कंसेंट इज मिसिंग, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में जो हो गया ये क्या हो गया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो बी ने अभी तो डर के मारे प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर दिए और बी ने ये प्रॉपर्टी ए के नाम कर दी। अब एक चीज सोचो, बी जैसी उस जगह से बाहर जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? बताओ तुम्हारे हिसाब से। बी जैसी वहां से भाग के निकलेगा सबसे पहले क्या करेगा? पुलिस कंप्लेंट। पुलिस कंप्लेंट। कैमरास बंद हो रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट करेगा, जाएगा पुलिस में और क्या कहेगा कि पुलिस मुझे बचाओ, ये इस आदमी ने मेरी प्रॉपर्टी जोर जबरदस्ती से ले ली। ठीक है, तो बताओ क्या पुलिस इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने देगी? नहीं। नहीं। मतलब पुलिस कहेगी बी से कि चलो मेरे साथ, मैं चल के तुम्हें बचाती हूं। यानी कि अगर देखो तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो तो चुका है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसल हो सकता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज केपेबल टू बी कैंसल्ड, इट इज केपेबल टू बी कैंसल्ड at the option of one party, but not at the option of other। तो B के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि B इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है अगर वो करना चाहे तो पर क्या ए के पास ऑप्शन आएगा? क्या ए के पास ऑप्शन आएगा कैंसिल करने का? नहीं। जिसने गलत किया है उसके पास ऑप्शन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, बट जिसके साथ गलत हुआ है उसको ऑप्शन मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन है कैंसिल करने का, दूसरी पार्टी के पास नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अगर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल नहीं कर सकते हो, मतलब आपके पास मर्जी है। अगर आप एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो तो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो तो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आप उसको कैंसिल नहीं करते हो तो वो बन जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
अगर वो आदमी डर के मारे बंद ही नहीं करता, कैंसिल करता ही नहीं कि भैया कहीं सच में गोली वोली ना मार दे मुझे, तो फिर क्या बन जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए आपको एक टाइम पीरियड मिलता है। ठीक है, कैंसिल करने के लिए आपको एक टाइम पीरियड मिलता है। अब वो टाइम पीरियड क्या है? या तो एक रीजनेबल टाइम, या फिर बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। ये बहुत ध्यान से समझ लेना, ये पॉइंट आगे चल के भी से आता है और कई बार पूछा जा सकता है सवाल में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आप कब कैंसिल कर सकते हो? बिफोर अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम हर केस में अलग अलग होता है। अब मतलब ये नहीं है जैसे उसने लैंड बिल्डिंग जबरदस्ती से ले ली तो 10 साल बाद जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, 10 साल बाद उसको हिम्मत आई, नहीं, तब तक नहीं। एक रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम हर कॉन्ट्रैक्ट के साथ अलग अलग होता है। ठीक है, उतना टाइम आपको कैंसिल करना है। या फिर बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। अब इसका मतलब क्या है? देखो मैंने एग्जांपल लिया था कि उसने जोर जबरदस्ती से बिल्डिंग ले ली। बी के पास ऑप्शन है कैंसिल करने का। बी कुछ दिन तक तो ऐसे डरा डरा सा घूम रहा है, ओहो मुझे किसी ने ऐसे डरा दिया, मेरी जमीन ले ली, डरा डरा घूम रहा है, रोता घूम रहा है। अब हुआ ये कि लेट अस सपोज ए ने बी से ये बिल्डिंग, उसकी लैंड बिल्डिंग 1 जुलाई पे ले ली थी। 1 जुलाई पे ए ने बी से ये जमीन ले ली, लैंड बिल्डिंग। अब हुआ ये, ए ने ये आगे बेच दी सी को 5 जुलाई पे। ठीक है, 5 जुलाई पे बेच दी। अब बी की नींद खुल रही है या बी का डर खत्म हुआ 10 जुलाई को, और वो अब आके आके थोड़ा सा चौड़ा होके आके कह रहा है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगा। तो लॉ ये कहता है कि सी ने, क्योंकि अब ये बिल्डिंग खरीद ली है और सी ने ये बिल्डिंग खरीदी है गुड फेथ में, मतलब सी को नहीं पता था ए ने ये बिल्डिंग डरा धमका के खरीदी है, तो अब बी सी से ये जमीन लैंड बिल्डिंग नहीं ले पाएगा। बी क्या कर पाएगा? बी ए से उसके पैसे ले पाएगा जो 5 करोड़ बनते थे। 1 करोड़ तो दे चुका था, 4 करोड़ और ले पाएगा। प्लस बी को अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो उस नुकसान का डैमेजेस भी ले सकता है, यानी कि कॉम्पेंसेशन ले सकता है। बट बी सी से ये बिल्डिंग अब वापस नहीं ले पाएगा। बट ध्यान रखना, सी को पता नहीं होना चाहिए कि ए ने ये बिल्डिंग जबरदस्ती से खरीदी थी। अगर सी को पता है कि जोर जबरदस्ती से खरीदी हुई है ये जमीन और फिर भी वो खरीद रहा है, तब सी को वापस देनी पड़ेगी, अदरवाइज सी को वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को ऑप्शन मिलता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, उस पार्टी को क्या बोलते हैं हम? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी, हाँ अग्रीव्ड पार्टी, यानी कि इसको इंजर्ड पार्टी भी बोलते हैं। जिस पार्टी को इंजरी हुई है या जिस पार्टी को ग्रीफ है, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने जब करा था तब तो वो पॉसिबल था होना, बट बाद में किसी वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, तो हम क्या कहेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आओ देखो एग्जांपल। ए और बी। ए ने बी से कहा था कि मैं तुझे घोड़ा बेचूंगा, बी बदले में इसको पैसे देगा। ठीक है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ये घोड़ा जिंदा था, बट जिस दिन घोड़े को देना था, ए ने जब बी को घोड़ा जिस दिन देना था उससे पहले घोड़ा मर चुका है। तो सोचो,
लेट अस सपोज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 अप्रैल पे और घोड़े की डिलीवरी थी 15 अप्रैल को। 15 दिन में घोड़ा तैयार करके देना था। 1 अप्रैल पे हॉर्स वॉज अलाइव, हॉर्स अलाइव था। अब हुआ ये 10 अप्रैल को हॉर्स इज डेड। तो सोचो 1 अप्रैल को करना पॉसिबल था क्या है कॉन्ट्रैक्ट? क्या 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल था? यस। क्या 10 अप्रैल पे करना पॉसिबल है? तो क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों यूज किया गया वर्ड? क्योंकि जब आपने किया था तो ये अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, बट बाद में अब क्योंकि घोड़ा मर चुका है तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन हो जाए ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक। या फिर अगर लीगल बैन लग गया तो भी नहीं हो सकता। जैसे आओ घोड़े का एग्जांपल पे ले लेते हैं। ए ने कहा था बी से कि वो बी को क्या देगा? प्लास्टिक बैग्स, और बी ने कहा था ठीक है मैं प्लास्टिक बैग्स के लिए कैश दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 अप्रैल पे। 10 अप्रैल को प्लास्टिक बैग्स सेल करना बैन कर दिया सरकार ने। ठीक है, तो बताओ क्या 15 अप्रैल पे बी ये बैग्स खरीद पाएगा इसे? नहीं, क्योंकि सरकार ने ही बैन लगा दिया। तो हम क्या कहेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को तो पॉसिबल था बट बाद में पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक लीगल बैन हो गया। तो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया हमारा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। या फिर अगर मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर दूं तो क्या हो जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो हमने अभी पढ़ा था अगर आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो तो क्या होगा? वॉइड। इसमें भी देखो कॉन्ट्रैक्ट पहले पॉसिबल था, लैंड और बिल्डिंग बेचना पॉसिबल है, बट अगर उस इंसान ने कैंसिल कर दी जिसकी लैंड और बिल्डिंग जबरदस्ती से ली गई थी, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है? नहीं। तो जब पॉसिबल नहीं है तो क्या हो गया? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये दोनों में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ रहा है, वॉइडेबल में भी और वॉइड में भी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होती है बट बाद में आप इनको या तो इम्पॉसिबल करना चाहो तो कर दो, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कर हो इम्पॉसिबल हो ही जाता है। बट वॉइड अग्रीमेंट में, वॉइड अग्रीमेंट है, ये वर्ड अग्रीमेंट पे ही रुक गया, मतलब ये कभी पॉसिबल था ही नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जुड़ जाने से, वर्ड का भी कॉन्ट्रैक्ट जुड़ जाता है तो कभी ना कभी पॉसिबल है, बट अग्रीमेंट मतलब इट वाज नेवर पॉसिबल, लॉ इन्फोर्स ही नहीं करने वाला था इसको। ठीक है, अच्छा इलीगल या अनलॉफुल अग्रीमेंट। देखो इसके आगे क्या सरनेम लगा हुआ है? अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट है तो बताओ क्या ये कभी पॉसिबल रहा होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। अग्रीमेंट अगर लिखा है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं रहा होगा। ठीक है, देखो इलीगल अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है, ध्यान से सुन लेना, इसमें दो चीज होती हैं। एक अग्रीमेंट इलीगल, दो में से किसी भी चीज से हो सकता है। अगर उस अग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव या उसका कंसिडरेशन इलीगल है, कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है अगर वो या उसमें जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है अगर वो इलीगल है, हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है या इलीगल अग्रीमेंट है। ठीक है आ जाओ
नेक्स्ट हमने सारे पढ़ लिए। अच्छा एक ये रह गया, ई पॉइंट रह गया, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इजी सा है, बहुत ही आसान, बिल्कुल मच्छर सा। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, सब चीजें हैं, बस छोटा सा टेक्निकल डिफेक्ट है। अब टेक्निकल डिफेक्ट कैसा? मान लो उसमें आपको डेट लिखनी थी, डेट नहीं लिखी, आपको वहां पे साइन करने थे, साइन नहीं करे, तो ये छोटे मोटे टेक्निकल डिफेक्ट हैं, तो ये क्या है? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप इसके अंदर से ये टेक्निकल डिफेक्ट हटा दो, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, आप वो टेक्निकल डिफेक्ट हटा दोगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनफोर्सेबल। बताओ, अभी तक हमने 6 पॉइंट जो पढ़े, इनमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी। नो सर। आगे नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये वर्ड क्या है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब आप किसी तरीके से अपनी बात समझा रहे हो, बोल के या लिख के। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो या तो आपने बोल के करे हैं या आपने लिख के करे हैं। जैसे तुम दुकानदार के पास गए और तुमने दुकान वाले से क्या बोला, भैया सामने बिस्किट का पैकेट पड़ा है, क्या वो बिस्किट पैकेट मुझे दे दोगे? तो तुमने क्या बोला? बोला, अपनी बात रखी और उससे जवाब दिया हाँ मैं दे सकता हूं। तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। या तुमने कहीं लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे तुम खरीद रहे हो अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में वो तुमसे प्रॉपर पेन पेपर पे साइन लेते हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो ये क्या हो गए? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लिख के कराए गए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप बोल के या लिख के नहीं करते, बट आपके एक्शंस से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके बिहेवियर से, आपके कंडक्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जैसे तुम खड़े हो ये हो तुम, और तुम खड़े हो एक बस स्टैंड पे, ठीक है, और वहां आके खड़ी होती है एक बस। ठीक है, ये रही बस, ये रहा बस का दरवाजा, ये पीछे की सीट्स। ठीक है, यहां बैठा है कंडक्टर, और यहां पे आके वो है कंडक्टर, वो ड्राइवर बैठा है पीछे। कंडक्टर आके बोलने लगता है कि रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बोलने लगता है वो ऐसे बार 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 बार। तुम सुनते हो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तुम्हें रेलवे स्टेशन ही जाना है, तुम चुपचाप बस में चढ़ गए और तुम टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन निकल गए। बताओ, क्या इसमें तुमने बस वाले को बोला कि भैया मुझे रेलवे स्टेशन लेके जाओगे क्या? नो सर। नहीं, तुमने कुछ नहीं बोला और तुम सीधा बस में चढ़ गए। या अगर वो नहीं बोल रहा कंडक्टर, तुम एक बार कह सकते हो सर कंडक्टर बोल तो रहा है, लेट सपोज कंडक्टर नहीं बोल रहा, बट बस के ऊपर ही लिखा है, तुम देखोगे कि बस के ऊपर ही लिखा हुआ होता है, या वो एक प्लेट लगा के रखते हैं जिसपे लिखा होता है कि रेलवे स्टेशन जा रही है बस। तो अगर उस पर दिख जाए तुम्हें कि ये बस रेलवे स्टेशन की है, तो बताओ क्या तुम हर बार बोल के चढ़ते हो या चढ़ जाते हो सीधा? चढ़ जाते हैं। चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे तुमने बोला नहीं, तुमने लिखा नहीं, बट तुम्हारे एक्शन ने ही कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। ठीक, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो तुम, और तुम बैठे हो एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में एक टेबल है, और उस टेबल पे बीचों बीच रखी है एक बिस्लेरी की बोतल। ठीक है, पानी की बोतल रखी है। ठीक है, तो बताओ ये जो पानी की बोतल वो वहां रखते हैं, क्या ये चार्जेबल होती है कि फ्री होती है? बताओ। फ्री। चार्जेबल होती है। ये पानी की बोतल चार्जेबल होती है, वहां पे उन्होंने बीचों बीच रख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए वो फ्री पड़ी है। अगर तुमने ये बोतल खोल के पी ली तो पैसे लेंगे वो तुमसे इस बात के। तो सोचो, तुमने ये पानी की बोतल खोली और पी गए, वेटर ने तुम्हें ऑफर नहीं करी, तुमने वेटर का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा,
सामने पड़ी थी बॉटल, तुम्हें लग रही थी प्यास, तुमने बॉटल खोली और पी गए, क्या पैसे देने पड़ेंगे? Yes. देने पड़ेंगे। तो तुमने यहां पे अपने एक्शंस से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, तो ये क्या हो गया? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? अगला है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो ये जो वर्ड होता है ना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो ये वर्ड होता है ना क्वाजी, क्वाजी का मतलब होता है सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी का मतलब है सिमिलर टू, तो आगे मैंने क्या जोड़ दिया? कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें बेसिक इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता, बट फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको एग्जाम्पल के तौर से समझो। ये हो तुम और तुम सड़क पे चलते हुए जा रहे हो, ठीक है, और तुम चलते हुए जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चला, तुमने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालते निकालते पीछे से तुम्हारा वॉलेट गिर गया। ठीक है, पीछे से तुम्हारा वॉलेट ही गिर गया। तो अब ये आदमी पीछे से चलता हुआ आ रहा था, लेट सपोज तुम एक स्ट्रेंजर चलता हुआ आ रहा है, उस स्ट्रेंजर को तुम्हारा ये मोबाइल पड़ा हुआ मिला, सॉरी पर्स पड़ा हुआ मिला, और उसने तुम्हारा ये पर्स उठा लिया। पर्स उठा के देखा तो उसमें दिख गया कि तुम्हारा नाम है। ठीक है, अब अगर उसमें तुम्हारा नाम लिखा है तो वो तुम्हें आसपास ढूंढ रहा है और तुम दिख गए उसको। ठीक है, आशीष कैमरा बंद मत कर, तुम्हारा कैमरा तुम्हारा पर्स पड़ा मिल गया और उसने तुम्हें आसपास लोकेट भी कर लिया। तुम्हें लोकेट करने के बाद वो तुम्हारे पास आता है और तुम्हें ये पर्स वापस देख के देता नहीं है। तुम्हें दिख जाता है कि तुम्हारे पास उसका तुम्हारा पर्स उसके पास पड़ा है, बट जब तुम उससे वापस मांगने जाते हो तो तुम्हें वापस नहीं देता। तो बताओ क्या ये सही बात है? वो तुम्हारा पर्स रख रहा है, तुम्हें वापस नहीं दे रहा। हो सर। तो क्या ये अपने पास पर्स रख ले? No. नहीं, बट तुम कहो, वो कहेगा, सामने वाला इंसान कहेगा कि भैया आपकी जेब में पर्स पड़ा था तो जमीन में पड़ा हुआ मिला, अब तो ये मेरा हो गया। तो वो देना नहीं चाहेगा तुम्हें अपना तुम्हारा ये पर्स वापस देना नहीं चाहेगा। तो फिर अगर दुनिया में ऑनेस्टी जस्टिस रखना है तो इस इंसान से वापस लेना पड़ेगा। तो लॉ ये कहता है यहाँ पे इस इंसान की कोई ऑब्लिगेशन बनाओगे तभी ये देगा, अदरवाइज नहीं वापस देगा अभी। तो लॉ यहाँ पे क्या कहता है कि इसमें हम इस इंसान की लीगल ऑब्लिगेशन बनाएंगे, जबरदस्ती की बनाएंगे, तभी ये इंसान वापस करेगा, अदरवाइज वापस नहीं करेगा। नहीं तो ये सीधा बोल देगा कि मुझे पड़ा मिल गया तो ये मेरा हो गया। सोचो ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बट कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट नहीं है इसके अंदर एक भी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए होता है? एक आदमी ऑफर करे, दूसरा एक्सेप्ट करे। क्या स्ट्रेंजर तुम्हारा ये पैसों से भरा पर्स ऑफर करेगा तुम्हें? No. नहीं, वो वापस नहीं करेगा, वो ऑफर ही नहीं करेगा। तुम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी तो बैठे हो, वो ऑफर ही नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारा पर्स वापस करेगा, बट क्या बदले में तुम्हें कुछ देने की जरूरत है? नहीं। तो कंसिडरेशन भी प्रेजेंट नहीं है ना? एसेंशियल एलिमेंट में क्या होता है? कंसिडरेशन भी होना चाहिए कि तुम कुछ दे रहे हो तो वो भी कुछ दे सामने से। तो वो तुम्हें पर्स दे रहा है, तुम्हें वापस देने की कुछ जरूरत नहीं है। तो इसेंशियल एलिमेंट तो कोई भी नहीं होता इसके अंदर जनरली, बट फिर भी इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इसीलिए क्या है? सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्यों कर जाते हैं? ताकि दुनिया में जस्टिस, ऑनेस्टी, ट्रू एंड फेयर बरकरार रहे। इसलिए इस इंसान के ऊपर जबरदस्ती की एक लीगल ऑब्लिगेशन बनाई जाती है, लीगल ड्यूटी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक इससे तो हम सभी अवेयर हैं।
तुम लोगों ने कभी ना कभी स्विगी से, जोमेटो से खाना मंगाया होगा, और नहीं तो अमेजोन से कुछ मंगाया होगा, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, कहीं ना कहीं से कुछ कुछ मंगाया। तो तुमने कैसे मंगाया? तुमने अपना फोन खोला, लैपटॉप खोला, जो भी खोला, उस पे माउस का बटन लेके गए और क्लिक कर दिया, या अपने हाथ से टैप कर दिया और वो खरीद लिया सामान। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट जो आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो थ्रू द क्लिक ऑफ अ माउस और द टैप ऑफ अ स्क्रीन। तो ये क्या हो जाएंगे? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आप कर जाते हो। ठीक, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट दो होते हैं, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। देखो, एग्जीक्यूटेड, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट खुद सोचो और बताओ, तो क्या हो सकता, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? एक मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, तो क्या बोलोगे? इससे क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। हर्ष कह रहा पहले से है। हर्ष, पहले से है मतलब? हर्ष, पहले से है का मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब अच्छा, वाह, अब आंसर ही बदल दिया। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया है। ऑफर, जिसने ऑफर किया और जिसने एक्सेप्ट किया, दोनों पार्टीज अगर अपने अपने प्रोमिसेस पूरे कर चुके हैं तो वो क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें पार्टीज ने अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटरी के अंदर दो होते हैं, यूनिलैटरल या फिर बायलैटरल। यूनिलैटरल, ये वर्ड है यूनी, यूनी का मतलब क्या होता है? एक, और बाय का मतलब होता है दो। जैसे हम बोलते हैं ना यूनिवर्स, तो बताना कितने यूनिवर्स है दुनिया में? एक ही है ना, यूनी। ठीक है, तो यूनिवर्स में जो यूनी है उसका मतलब है वन। यूनिलैटरल का मतलब है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी परफॉर्म कर चुकी है बट दूसरी पार्टी को अभी परफॉर्म करना बाकी है, तो हम क्या बोलेंगे? ये है एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे लेट अस सपोज तुमने वो किया, बुक माई शो से मूवी की टिकट बुक करी, ठीक है, और अभी मूवी 2 दिन बाद की है, टिकट बुक कर चुके हो, 2 दिन बाद की है, तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है या अभी होना बाकी है? बाकी है। बाकी है। तो क्या ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? क्या ये एग्जीक्यूट आ सकता है? अब तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा है ये, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है? यूनिलैटरल। यूनिलैटरल, क्योंकि एक पार्टी तो कर चुकी है, एक पार्टी को अभी एग्जीक्यूट करना बाकी है, उसने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं करी है। अगला है बायलैटरल। बायलैटरल मतलब जिसमें दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं करा है। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें बेचूंगा घोड़ा और तुम मुझे दोगे पैसे, कब? यहां से 15 दिन बाद। तो 15 दिन बाद मैं घोड़ा दूंगा, 15 दिन बाद तुम मुझे पैसे दोगे। बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है आज? नहीं। तो जब नहीं हुआ तो ये एग्जीक्यूटरी हो गया। अब बताओ एग्जीक्यूटरी में कौन सा, यूनिलैटरल कि बायलैटरल? बायलैटरल। बायलैटरल, क्योंकि बोथ पार्टीज हैव नॉट परफॉर्म, ना तो मैंने तुम्हें घोड़ा दिया है ना ही तुमने मुझे पैसे दिए हैं, तो ये क्या हो गया? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये सब चीजें अभी यहीं एक्सप्लेन कर दी। जल्दी से एक बार नजर बुक्स पे भी डाल लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जिसमें ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आओ आगे देखते हैं। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट मैंने बताया था, उसका सरनेम पकड़ेंगे हम। सरनेम देखो क्या लिखा है, अग्रीमेंट। अब एक अग्रीमेंट है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा ही नहीं, तो डेफिनेशन क्या गई? एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ
is said to be void. ठीक है। तो क्योंकि ये अग्रीमेंट कभी भी इनफोर्सेबल हुआ ही नहीं, हम क्या कहते हैं, दिस इज void ab initio. void ab initio का मतलब क्या है, इट इज void from the very beginning. void है ये पहले ही मिनट से। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे से ले लो 5,000 रुपए और जाके इस आदमी की पिटाई कर देना तो क्या लॉ इसको इन्फोर्स करेगा? नो। तो अगर लॉ इन्फोर्स नहीं कर रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि वॉइड एब इनिशियो। ठीक है। तो लिख रहा, इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर मिसिंग देन द अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है। अच्छा, कुछ अग्रीमेंट्स स्पेसिफिकली लॉ ने मना कर रखे हैं कि ये आप कर ही नहीं सकते, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं अपने पास, कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। जैसे कि आप किसी को किसी से शादी करने से नहीं रोक सकते। मान लो कोई कहता है कि इतने रुपए ले ले और इस इंसान से शादी मत कर, तो ये ऐसा अग्रीमेंट लॉ स्पेसिफिकली मना कर देता है। ठीक है। या एक आदमी कहता है कि तुम मेरे पास आके कहते हो, सर आप ले लो मेरे से 10,000 रुपए और मेरी एग्जाम में चीटिंग करवाने में हेल्प करवा देना तो ये अग्रीमेंट्स स्पेसिफिकली लॉ मना करता है, तो ये क्या हो गए, अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है। अगला, देयर कैन नॉट बी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइड अग्रीमेंट। अंडरलाइन करो ये वर्ड रेस्टिट्यूशन, और रेस्टिट्यूशन के लिखो, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गिविंग बैक। ठीक है। अब सोचो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ये हो तुम और ये है एक स्ट्रेंजर। तुम स्ट्रेंजर से कहते हो कि तू मेरे से ले ले 5,000 रुपए और बदले में ये स्ट्रेंजर तुम्हें देगा ड्रग्स। बताओ, क्या ये वॉइड अग्रीमेंट है? नो सर। ये वॉइड अग्रीमेंट नहीं है? नालायकों की टोली जमा कर रखी है मैंने। यस सर, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट है भैया। क्या लॉ इसको इन्फोर्स करेगा? बताओ। लॉ इसको इन्फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि तुम क्या खरीद रहे हो, जाके ड्रग्स खरीद रहे हो, तो वो तुम्हें इन्फोर्स नहीं करने देगा। अब मान लो ये स्ट्रेंजर तुमसे कह रहा है कि तुम पहले 5,000 रुपए दोगे तभी मैं ड्रग्स दूंगा। ठीक है। तुमने इसको दे दिए 5,000 रुपए। अब जिस दिन इसको ड्रग्स देने थे उस दिन इसने ड्रग्स नहीं दिए और ये मना कर रहा है, तो तुम क्या कहोगे? ठीक है, तू ड्रग्स नहीं दे रहा है तो मेरे पैसे वापस कर। ये पैसे वापस नहीं कर रहा। बताओ, क्या इस इंसान को, इस स्ट्रेंजर को तुम्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे? बोलो भाई। तुमने 5,000 रुपए जमा करा दिए थे इसके पास, अब जिस दिन ड्रग्स देना है ये ड्रग्स नहीं दे रहा तुम्हें, तो क्या इस इंसान को वापस देने पड़ेंगे ड्रग्स पैसे? नहीं, इस इंसान को पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है। और वॉइड अग्रीमेंट में अगर आपको पहले से पता है कि आप जो अग्रीमेंट कर रहे हो वो वॉइड है, फिर भी आप कर रहे हो, तो यहां पे ऐसी सिचुएशन में फिर आपको सामान वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि गलत है, फिर भी तुम कर रहे हो, तो ये क्या होगा, आपको पैसे वापस मिलेंगे नहीं। ठीक है। अखिल, मैं इसके बाद एडमिट नहीं करूंगा अगर कैमरा बंद हो गया। नेक्स्ट। अच्छा, अगर आपको पता नहीं है कि आप जो अग्रीमेंट कर रहे हो
वो अलाउड नहीं है, वो वॉइड है, आपको पता नहीं है ये बात, पर आपको लेटर ऑन पता चल जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको सामान वापस मिल सकता है। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं, ये है एक माइनर और ये है एक शॉपकीपर। तो माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये बात लॉ में स्पेसिफिकली लिखी है, क्योंकि माइनर के लिए माना जाता है कि उसके पास इतनी अकल नहीं होती कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके। तो लॉ ये कहता है कि आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो माइनर ने कुछ खा पी लिया ना, कुछ कंज्यूम कर लिया, कुछ यूज कर लिया आपका, और आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आप माइनर से वापस नहीं ले सकते। बट एक बात समझ लो, अगर ये जो माइनर है इसने खुद को प्रिटेंड करके दिखाया कि ये मेजर है, मतलब 18 साल ये उससे ज्यादा है, इसने ऐसा प्रिटेंड किया, और शॉपकीपर पता नहीं कर पाया, शॉपकीपर ने खूब अच्छे से कोशिश करी पता करने की, बट शॉपकीपर पता नहीं कर पाया कि ये 18 साल से कम का है। माइनर ने बेसिकली शॉपकीपर का बेवकूफ बना दिया, और माइनर ने शॉपकीपर से ले लिया आईफोन, या छोड़ो आईफोन छोड़ो, माइनर ने ले लिया इससे लेट अस सपोज 10 चॉकलेट, फॉर एग्जांपल 10 चॉकलेट्स ले ली, ये प्रिटेंड करके कि ये कौन है, एक मेजर है, और शॉपकीपर पता नहीं कर पाया। बाद में जब शॉपकीपर ने पैसे मांगे तो माइनर ने इसको पैसे देने से मना कर दिया। माइनर ने क्या किया, ये 10 चॉकलेट खा ली, और जब पैसे देने की बारी आई तो मना कर दिया, और क्या बोल दिया कि मैं तो एक माइनर हूं, तुमने माइनर साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अब तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, मतलब मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती देने की, तो मैं नहीं दूंगा। शॉपकीपर कहता ठीक है मैं तेरे पापा मम्मी से ले लूंगा। तो लॉ ये कहता है माइनर के एक्ट्स के लिए उसके पापा मम्मी भी लायबल नहीं है, मतलब माइनर ने जो चॉकलेट्स खा ली ना, इसके पापा मम्मी की भी लाइबिलिटी नहीं बनती कि इसको पैसा दें। तो देखो लॉ यहाँ पे क्या कहता है कि माइनर ने क्योंकि खुद प्रिटेंड करा, आगे आके प्रिटेंड करा कि मैं एक मेजर हूं, शॉपकीपर ने कोशिश करी पता करने की इसकी एज, बट वो नहीं पता कर पाया, तो ऐसी सिचुएशन में शॉपकीपर को ये 10 चॉकलेट्स वापस मिल सकती हैं, या 10 चॉकलेट का पैसा वापस मिलेगा। बट 10 चॉकलेट का पैसा कहां से वापस मिलेगा, ये मिलेगा उसके माइनर की प्रॉपर्टी से, पेरेंट से नहीं, माइनर की प्रॉपर्टी से पैसा वापस मिल सकता है शॉपकीपर को। ध्यान रखना, अगर एक वॉइड अग्रीमेंट है तो वॉइड अग्रीमेंट में क्या रेस्टिट्यूशन अलाउड है? रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, क्या आपने जो दिया क्या आपको वापस मिलेगा? तो देखो इसके ऊपर रूल है, नहीं। अगर आपको पहले से पता है कि ये अग्रीमेंट वॉइड है तो फिर नहीं मिलेगा, बट अगर आपको पहले से नहीं पता है कि आप जो अग्रीमेंट कर रहे हो वो वॉइड नहीं है, आपको आपको नहीं पता कि यह वॉइड है, तो फिर वापस मिल सकता है। आया ये पॉइंट समझ? आओ देखो यहां पे लिखा है देयर कैन नॉट बी रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइड अग्रीमेंट एंड इफ समथिंग हैज बीन पेड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तुमने 5,000 रुपए ड्रग्स के लिए दिए थे और उसे बाद में ड्रग्स नहीं दिए, तो तुम्हें ये 5,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। However, when an agreement is discovered to be void, आपने जब अग्रीमेंट किया तब आपको नहीं पता था, अग्रीमेंट आपको लेटर ऑन पता चला कि ये void है, और when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it। ठीक है, तो देखो ये माइनर वाले में माइनर के बारे में नहीं पता था, लेटर ऑन पता चला, तो शॉपकीपर वापस एक बार को ले सकता है, कहां से, माइनर की प्रॉपर्टी से। अच्छा एक चीज और, लेट अस सपोज ये हो तुम और ये है सेलर,
सेलर ने तुम्हें कहा था कि ये तुम्हें प्रोवाइड करेगा, लेट अस सपोज शूज, ठीक है, और तुम बदले में इसको दोगे 2000 रुपए। तो सेलर ने तुमसे क्या कहा कि भैया पहले कुछ एडवांस जमा करा दो, मैं तुम्हारे जूते मंगवा दूंगा, 1-2 दिन में आएंगे, तुम पहले कुछ एडवांस जमा करा दो। तो तुमने एडवांस के तौर पे इसके पास 1000 रुपए जमा करा दिए। अब जब शूज देने की बारी आई तो सेलर ने तुम्हें मना कर दिया कि भैया अब ये शू नहीं है, ये मिलेगा नहीं, आप कोई और शू ले लो। तुमने कहा नहीं मुझे कोई और शू नहीं चाहिए। तो सेलर कहता ठीक है भैया, तो फिर मैं वो वाला शूज आपको नहीं दे सकता जो आपने पसंद किया था, वो उस साइज का है ही नहीं। बताओ सेलर को ये 1000 रुपए वापस देने पड़ेंगे या नहीं? देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, तुम्हारे और सेलर के बीच में जो ये शूज बेचने की बात हुई थी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं? बना, एग्रीमेंट बना था। अग्रीमेंट बना था कि कॉन्ट्रैक्ट बना था? सोच के बताओ। तुमने कहा था शूज एग्रीमेंट। पैसे दोगे और सेलर ने कहा था कि हाँ शूज दूंगा। सोचो और बताओ, अग्रीमेंट बना कि कॉन्ट्रैक्ट बना? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट नहीं डंगर। अखिल क्यों नहीं बना कॉन्ट्रैक्ट? क्या जूते बेचना अलाउड है? यस सर। क्या एक आदमी जूते बेच सकता है, पैसे खरीद सकता है पैसों के बदले? तो जब कर सकता है तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट बाद में क्योंकि जूता मिला नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले पॉसिबल था, बाद में किसी वजह से पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी रेस्टिट्यूशन अलाउड है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी रेस्टिट्यूशन अलाउड है। तो यही चीज उसने यहां लिखी है, देखो, when a contract becomes void, then any person who has received any advantage under such contract is bound to restore it, वापस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है to the person from whom he received it, ठीक है। नेक्स्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है 10 के 10, बट एक गायब है। कौन सा? फ्री कंसेंट। आपने किसी से उसकी इच्छा पूछे बिना उसकी फ्री कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो मैंने बताया था इसमें क्या होता है, एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, दूसरी की पार्टी के पास नहीं होता। किस पार्टी के पास ऑप्शन होता है कैंसिल करने का? जो अग्रीव्ड पार्टी है या इंजर्ड पार्टी है। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या लिख रहा है, डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं, an agreement which is enforceable at the option of one or more of the parties but not at the option of the other party, it is a voidable contract। तो लिख रहा है a voidable contract is enforceable at the option of one party, ठीक है। a voidable contract continues to be good until it is avoided by the contract। मैंने बताया था, कहां दिखाता हूं एक मिनट, कि अगर आप एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर दो तो क्या बनता है? वॉइड। कैंसल ना करो तो क्या बनता है? वैलिड। तो अगर आप कैंसल नहीं कर रहे हो तो मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को गुड रख रहे हो, ठीक है। कैंसल कर रहे हो तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहे हो। तो देखो बुक में ये लिखा है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी गुड, मतलब गुड मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि वो अवॉइड ना कर दिया जाए। जैसे ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप अवॉइड यानी कि कैंसिल कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। फिर मैंने क्या बताया था कि आपको इसका टाइम पीरियड है, कैंसिल करने का टाइम पीरियड क्या है? या तो एक रीजनेबल टाइम में कैंसिल कर दो या फिर बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। देखो the aggrieved party मतलब injured party must exercise his option of rejecting the contract within a reasonable time and before the rights of third parties intervene, otherwise the contract cannot be repudiated, मतलब contract cannot be cancelled अगर आपने इतने टाइम में नहीं किया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1 करोड़ की ब्लैंडर बिल्डिंग बेच दी थी जो कि 5 करोड़ की वैल्यू रखती थी।
तो ए ने बी को 1 करोड़ रुपए दे दिए थे और बी से लैंड एंड बिल्डिंग के कागज ले लिए थे। बी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब मुझे बताओ, बी को जो 1 करोड़ रुपए मिले हैं, क्या बी को ये 1 करोड़ रुपए वापस देने पड़ेंगे ए को? बताओ, क्या बी को ये जो 1 करोड़ रुपए मिले हैं ए से, क्या वापस करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। बी को ये 1 करोड़ रुपए वापस करने पड़ेंगे। बी को कोई नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उसका कॉम्पेंसेशन वो ले सकता है, बट बी को ये पैसे 1 करोड़ रुपए वापस देने पड़ेंगे। यही चीज देखो यहां लिखी है, द पार्टी कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट shall, if he has received any benefit, restore such benefit to the person from whom it was received। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है या तो पहले ही मिनट से या फिर सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट से हो सकता है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या तो स्टार्टिंग से ही है। कैसे हो सकता है स्टार्टिंग से? अगर आपने किसी को डरा धमका के लिया है तो उसको क्या बोलते हैं? कोवर्जन। किसी को पे आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? आप एक डोमिनेटिंग पोजीशन में हो और आपने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का मिस यूज करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, किसी के साथ फ्रॉड किया या किसी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते हुए ही आपने ये चीजें लगा दी। नेक्स्ट है voidable by subsequent default, where offer of performance is not accepted। आपने, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा घोड़ा और तुम मुझे दोगे पैसे। अब 15 दिन बाद देना था, 15 दिन बाद मैं आ रहा हूं तुम्हें घोड़ा देने, बट तुमने मना कर दिया। मैं तुम्हें घोड़ा देने आ रहा हूं, बट 15 दिन बाद तुमने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए घोड़ा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने तो ऑफर किया परफॉर्मेंस, बट तुमने एक्सेप्ट नहीं करी, तो ये क्या हो गया? वॉइडेबल हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि मैं 15 दिन बाद घोड़ा दे लेके आ रहा हूं और तुम रिजेक्ट कर रहे हो, तो यहां पे तुम गलत हो और मैं अग्रीड पार्टी बन जाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा भी, व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दूसरी पार्टी, मैं परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं और दूसरी पार्टी मुझे डिनाई कर दे परफॉर्मेंस, तो मैं क्या कहूंगा? इट इज वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट। और लास्ट, व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स्ड, इफ टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सोचो, एक चीज सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी, ए और बी है और इनकी होने वाली है शादी। ठीक है, इनकी होने वाली है शादी और इन्होंने अपनी शादी के लिए एक फोटोग्राफर बुक किया है। और फोटोग्राफर से क्या कहा था कि शादी की तारीख पे आना। इनकी शादी की तारीख है, लेट अस सपोज 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे पे शादी कर रहे हैं। तो बताओ, फोटोग्राफर से कहा 14 फरवरी को आना, तो क्या फोटोग्राफर अगर 15 फरवरी को आए तो चलेगा? फोटोग्राफर अगर 15 फरवरी को आए तो चलेगा? नहीं, फोटोग्राफर 14 फरवरी को ही आए ये जरूरी। अच्छा, क्या फोटोग्राफर 13 तारीख को आए तो चलेगा? नहीं। तो फिर यहां पे क्या बात आती है कि टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस दिन परफॉर्मेंस होनी चाहिए? 14 फरवरी को ही। तो अगर फोटोग्राफर 14 तारीख को नहीं पहुंचता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए एंड बी। इनके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का और वो फोटोग्राफर से कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं क्योंकि 14 फरवरी को नहीं पहुंचा शादी के दिन। ठीक, तो ये हो गया हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बता दिया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने जब करा था तब तो पॉसिबल था, बट बाद में किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था घोड़े का, घोड़ा मर गया,
आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था घोड़ा 15 दिन बाद बेचोगे, 10वें दिन पे घोड़ा मर गया तो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। या मैंने एग्जांपल लिया था प्लास्टिक बैग्स बेचने का, तो प्लास्टिक बैग्स बेचने पे बैन लगा दिया सरकार ने, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो पॉसिबल था, बाद में सरकार ने बैन लगा दिया तो ये क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है, मैंने अभी भी डिस्कस किया था। जैसे मैंने कहा था ना, घोड़ा मर गया था, या तुमने कहा था जूते खरीदोगे और वो बाद में जूते मिले नहीं, तो तुमने जो 1000 रुपए का एडवांस दिया था क्या तुम्हें वापस मिलेगा? बोलो, 1000 रुपए का जो एडवांस दिया था क्या तुम्हें वो वापस मिलेगा जूते का, क्योंकि जूते उसने नहीं दिए, मिलेगा। सिमिलरली मान लो तुमने घोड़े के लिए पैसे दे दिए थे, घोड़ा 2 लाख रुपए में देने थे, 2 लाख रुपए तुमने जमा करा दिए थे, पर अभी घोड़ा नहीं आया था, पर घोड़ा मर गया, तो बताओ क्या 2 लाख रुपए मिलेंगे वापस? यस। तो देख लो यहां पे वही चीज लिखी है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है, आ जाओ। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है, मतलब कब कब हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है? जब, जैसे एग्जांपल है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इफ इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म आफ्टर इट इज मेड। जैसे एग्जांपल, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर मैरिज ए गोज मैड। ए और बी शादी करने वाले थे, बट शादी से पहले ए पागल हो गया, तो क्या हुआ, क्या पागल आदमी से शादी करेगा कोई? क्या पागल आदमी से शादी करेगा कोई? तुम में से बताओ, नो सर। कर लोगे पागल खाने में भर्ती एक आदमी से? नहीं। तो यहां पे चीज क्या कह रहा है, इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अगर बाद में वो इलीगल हो गया, मैंने एग्जांपल लेता प्लास्टिक बैग्स बेचने वाला, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, बाद में सरकार ने बैन लगा दिया। फिर मैंने बताया था अगर आप एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर दो तो भी क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा क्या है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिंजेंट इवेंट। A contingent contract to do or not to do something on the happening of an uncertain future event becomes void when the event becomes impossible. देखो इसने इससे कहा था कि ये इसको 2 लाख रुपए देगा अगर इसकी शिप वापस नहीं आती। मतलब इस आदमी की एक शिप है, तो ये शिप समुद्र में तैर रही है और समुद्र में वो कर रही है, सेल कर रही है। तो ए ने बी से कहा था अगर तुम्हारी शिप वापस नहीं आती, मतलब अगर तुम्हारी शिप डूब जाती है तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। करेक्ट। अब ये शिप वापस आ गई, ये शिप वापस आ गई, तो बताओ क्या ए को पैसे देने पड़ेंगे बी को? बोलो हाँ या ना। नो सर। अखिल कह रहा नहीं, बाकी लोग? नो सर। 2 ही लोग हैं क्या क्लास में, बाकी सब बस शक्ल देखने आए? नो सर। नो सर। तो यहां पे ए को पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि ए ने क्या बोला था, अगर शिप वापस नहीं आई तो मुझे देने पड़ेंगे, तो दूंगा। यहां पे देखो एक कंटिंजेंट इवेंट है। कंटिंजेंट इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी दोनों है। अगर कंटिंजेंट इवेंट है और वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड। इवेंट क्या था यहाँ पे, शिप का डूबना। शिप डूब भी सकती है, नहीं भी डूब सकती। अगर अब वो शिप वापस आ गई है तो नहीं डूबी ना, तो अब वो इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो ऐसे सिचुएशन में अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
तो अपने पास सब लोग इसको मार्क कर लो, रीजंस को इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड? ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देखो, ये वर्ड अग्रीमेंट है और ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने बताया था अग्रीमेंट है यानी कि ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट है मतलब ये पॉसिबल हुआ था, कभी ना कभी तो पॉसिबल हुआ था। इट इज वॉइड एब इनिशियो मतलब इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले ही मिनट से ये पॉसिबल नहीं है। और void contract क्या है? void ab initio. It is not void ab initio. Initially a contract comes into existence but it becomes void and unenforceable later on. ठीक, इसके अंदर कोई रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं होता, इसके अंदर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट होता है। जल्दी से पढ़ लो इसको एक बार। हेलो, चलो आगे देखते हैं। वॉइड अग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। वॉइड अग्रीमेंट क्या है? वॉइड एब इनिशियो, पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो कभी ना कभी तो पॉसिबल हुआ है, यानी कि ये पहले ही मिनट से वॉइड नहीं हुआ होगा। इट बिकम्स वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल ओनली व्हेन द अग्रीड पार्टी चूजेस टू वॉइड इट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बनेगा? जब अग्रीड पार्टी या इंजर्ड पार्टी उसको कैंसिल करेगी, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। क्योंकि ये एग्रीमेंट है तो इसमें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता है एंड इट रिमेन्स वैलिड अंटिल इट इज कैंसल्ड। इसके अंदर कोई रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं होता, बट इसके अंदर वो 1 करोड़ रुपए जो लैंड बिल्डिंग के मिले थे वो वापस करने पड़े थे ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसमें जो पार्टी कैंसिल कर रही है उसको वापस देना पड़ेगा वो 1 करोड़ रुपए इफ ही हैज रिसीव्ड एनी। ठीक है, इसके अंदर कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता वॉइड एग्रीमेंट में। तुमने किसी को पैसे दिए ड्रग्स के लिए तो तुम्हें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। तुमने किसी को पैसे दिए जाके इसकी पिटाई कराओ, वो पिटाई नहीं करके आया, उल्टा नुकसान हो गया कुछ, तो उसके लिए आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, अग्रीड पार्टी, उसको कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान के कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हुए हैं, वही सारे पॉइंट्स बार बार बस बुक में अब सामने आ रहे निकल के। ठीक, अच्छा आगे क्या है? अ थर्ड पार्टी कैन नॉट अक्वायर एनी टाइटल टू द गुड्स अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट। थर्ड पार्टी गुड्स में अपना, कोई भी तीसरी पार्टी गुड्स पे टाइटल नहीं ले सकती, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी गुड्स पे टाइटल ले सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बिल्डिंग वाला कि जोर जबरदस्ती से बिल्डिंग ली थी, तो अगर ए ने वो बिल्डिंग सी को बेच दी थी गुड फेथ में, तो क्या सी वो बिल्डिंग खरीद सकता था? हाँ भाई, अगर सी ने वो बिल्डिंग गुड फेथ में खरीदी थी, 5 करोड़ वाली बिल्डिंग 1 करोड़ में, सी को नहीं पता था कि ए ने जोर जबरदस्ती से ली थी, क्या सी वो बिल्डिंग रख सकता था अपने पास? रख सकता था। अनुज, कैमरा पे नहीं है तू, कैमरा पे आ जा जरा। सबकी तरह सामने रख, नहीं तो बाहर हो जा। शाम में नींद आ रही है? नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले पॉसिबल था बट बाद में किसी वजह से पॉसिबल नहीं है। ठीक, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन है कैंसिल करने का बट दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स आप नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो चुका है, घोड़ा मर गया है, प्लास्टिक बैग्स बेचना बैन हो चुका है, या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स
हो सकता है अगर अग्रीव्ड पार्टी या इंजर्ड पार्टी चाहे तो, अगर वो कैंसिल ना करे तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट चल नहीं सकता क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो चुका है। नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? या तो इम्पॉसिबल हो जाए, सब्सिक्वेंटली इलीगल हो जाए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, या फिर कंटिंजेंट इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए। तो इन सिचुएशंस में एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है या तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कुवर्जन से, डरा धमका के, मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, या फिर कि आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश करी, दूसरी पार्टी ने परफॉर्मेंस करने से रोक दिया। तो इन चीजों से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पेंसेशन इज नॉट पेबल एक्सेप्ट ओनली व्हेन द पार्टी नोज बिफोरहैंड अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस। देखो, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें घोड़ा बेचूंगा, तुमने कहा था पैसे दोगे। अब घोड़ा बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो घोड़ा जिंदा था, बाद में घोड़ा मर गया, तो क्या मुझे कोई कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा तुम्हें? नो नो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था घोड़े की सडनली मौत हो जाएगी। हाँ, अगर घोड़े की मौत में मेरा कोई हाथ है तो मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, या घोड़े की मौत में तुम्हारा कोई हाथ है तो तुम्हें देना पड़ेगा। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ता। अच्छा, मान लो मुझे पहले से पता है कि घोड़ा मर चुका है, फिर भी मैं तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो तब क्या कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा? बोलो, मुझे पहले से पता है कि घोड़ा मर गया है, फिर भी मैं तुम्हारे को घोड़ा बेच रहा हूं, तो तब क्या कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? तब क्या कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा? कैसे देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि यहां मैं तुम्हारे से क्या कर रहा हूं? फ्रॉड। ठीक है। नेक्स्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने बता दिया था, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, आप अगर उस टेक्निकल डिफेक्ट को हटा दो तो टेक्निकल डिफेक्ट, ये जो अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगला है इलीगल या अनलॉफुल अग्रीमेंट। मैंने बोला था इलीगल या अनलॉफुल अग्रीमेंट में दो चीजें हैं, या तो किसी अग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव या उसका कंसिडरेशन, दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इलीगल है यानी कि फॉरबिडन बाय लॉ है, तो हम क्या कहेंगे? ये एक अनलॉफुल अग्रीमेंट है या इलीगल अग्रीमेंट है। तो क्या लिख रहा है? According to section 23, an agreement is illegal and void if its objective or consideration is forbidden by law or is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions at any law, or if it is fraudulent or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regards it as immoral or opposed to public policy। तो इन किसी भी रीजन से एक अग्रीमेंट अनलॉफुल या इलीगल हो सकता है। फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ही अगर प्रोहिबिट कर रहा है, जैसे ड्रग्स बेचना या क्रिकेट मैच पे सट्टा लगाना, ठीक है, या अगर आप एक ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जो किसी एक्ट को डिफीट करे, किसी एक्ट के प्रोविजंस को अगर वो वायलेट करता है तो इलीगल है। अगर वो फ्रॉडुलेंट है, किसी को इंजरी पहुंचा रहा है या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहा है, या अगर कोर्ट कह दे कि ये इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो हम क्या कहेंगे? ये इलीगल या अनलॉफुल अग्रीमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलीगल अग्रीमेंट के साथ आप जेल भी जा सकते हो। अगर आपने कोई इलीगल अग्रीमेंट करा है तो जेल भी जा सकते हो, बट कोई वॉइड अग्रीमेंट है तो उसके साथ, उसमें जरूरी नहीं है कि आप जेल जाओ। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि उस सिचुएशन में आप जेल पहुंचोगे। ठीक है, आ जाओ, अब देखते हैं वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स में डिफरेंस। देखो, वॉइड एग्रीमेंट्स में एक होते हैं इलीगल और एक होते हैं जो सिर्फ वॉइड होते हैं।
सारे वॉइड अग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते, ध्यान रखना, बट सारे इलीगल अग्रीमेंट्स वॉइड जरूर हो जाते हैं। सर 2 मिनट चार्जर लेके आ जाओ। ले आओ। तो देखो, ऑल illegal agreements are void. All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. अब इसका मतलब क्या, देखो, जैसे समझो तुम अगर एक माइनर के साथ अग्रीमेंट करते हो, अगर तुम एक माइनर के साथ अग्रीमेंट करते हो तो वो माइनर के साथ किया हुआ अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, वह वॉइड होगा बट इलीगल नहीं होगा। बट वहीं तुम अगर अग्रीमेंट करते हो किस चीज का, किसी के साथ किसी को ड्रग्स बेचने का या किसी के साथ किसी को मार पिटाई करने का, तो वो वॉइड तो है ही बट साथ साथ इलीगल भी है। ठीक है, तो ऑल void agreements are not illegal but all illegal agreements are void। तो बताओ क्या बड़ा हुआ, इलीगल अग्रीमेंट बड़ा हुआ कि वो बड़ा हुआ void agreement? किसका स्कोप बड़ा है? हाँ, void अग्रीमेंट बड़ा हुआ, क्योंकि void के दो हिस्से हो सकते हैं, एक इलीगल और एक void, बट इलीगल के दो हिस्से आप नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, void agreement में restitution is not allowed, restitution is not allowed। सिमिलरली इलीगल अग्रीमेंट में भी सेम चीज है कि इसके अंदर भी रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है, बट हम अभी पढ़ के आए थे कि वॉइड अग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन हो सकता है अगर आपको पहले से नहीं पता था कि आप जो अग्रीमेंट कर रहे हो वॉइड है। ठीक है, वरना रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट वॉइड में भी अलाउड नहीं है, बट इफ यू आर नॉट अवेयर देन इन सर्टेन सिचुएशंस रेस्टिट्यूशन इज अलाउड इन वॉइड अग्रीमेंट, बट इलीगल अग्रीमेंट में जो रेस्टिट्यूशन है वो अलाउड नहीं है। तुमने किसी को पैसे दिए ड्रग्स खरीदने के, तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ध्यान रखना, इनके साथ जुड़ी हुई कोलैटरल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। उन कोलैटरल ट्रांजैक्शंस का क्या होगा? देखो, कोलैटरल मतलब एक ट्रांजैक्शन के साथ अगर दूसरी ट्रांजैक्शन जुड़ी हुई है तो उसका क्या करेंगे? तो देखो, लेट अस सपोज ये हो तुम और ये है मान लो सेलर। ठीक है, तो तुमने कहा कि तुम सेलर को पैसे दोगे 50,000 रुपए और सेलर तुम्हें देगा ड्रग्स। कितने के? 50,000 रुपए के तुम्हें ड्रग्स देगा। ठीक है, अब तुमने खुद ये 50,000 रुपए किसी से लोन लिया था। ठीक है, तुमने ये 50,000 रुपए खुद किसी से लोन लिया था, तो ये जो ट्रांजैक्शन हो गई तुम्हारी और जिससे भी तुमने लोन लिया है, ये होती है कोलैटरल ट्रांजैक्शन, और तुम्हारी और सेलर की जो हुई है ये है प्राइमरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तुम्हारी और तुम्हारी जो सेलर से जो ट्रांजैक्शन है दिस इज प्राइमरी ट्रांजैक्शन, और तुम्हारी और इसकी जो ट्रांजैक्शन दिस इज कोलैटरल ट्रांजैक्शन। अगर आप एक इलीगल ट्रांजैक्शन करते हो, इलीगल अग्रीमेंट करते हो, तो इलीगल अग्रीमेंट में रूल ये है
इसके साथ जुड़ी हुई जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है ना, ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी इलीगल हो जाएगी। प्राइमरी तो इलीगल है ही, इसके साथ साथ जुड़ी हुई कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी इलीगल है, ठीक है। बट अगर आपने जो अग्रीमेंट करा है वो इलीगल नहीं है, वो वॉइड है। इसके साथ आपने जो ट्रांजैक्शन करी, मान लो ड्रग्स नहीं है, कुछ और है, ठीक है, पर वो वॉइड है, तो प्राइमरी ट्रांजैक्शन तो आपकी वॉइड है। इसके साथ जुड़ी जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है ना, दिस इज नॉट वॉइड, वो वैलिड ही रहेगी, ठीक है। आओ, तो क्या लिख रहा है? An illegal agreement is narrower in scope than a void agreement. All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. ठीक, ये हो गया स्कोप। नेक्स्ट, कोलैटरल ट्रांजैक्शन। When an agreement is illegal, other agreements which are incidental or collateral to it are also tainted with illegality. इलीगल अग्रीमेंट के साथ जुड़ी हुई कोई दूसरी ट्रांजैक्शन है तो वो भी इलीगल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। मैंने बताया था नो राइट और रेमेडी इज अवेलेबल इन केस ऑफ इलीगल, हेंस मनी पेड अंडर इलीगल एग्रीमेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड। अंडर सेक्शन 65, इफ एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, एनी पर्सन हु रिसीव्ड एडवांटेज मस्ट रिस्टोर इट और मेक कॉम्पेंसेशन फॉर इट। तो मैंने बोला था इसके अंदर कि वॉइड एग्रीमेंट में भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर आपको पता नहीं था कि आप जो अग्रीमेंट कर रहे हो वो वॉइड है या वो पॉसिबल नहीं है, दैट सिचुएशन आपको रेस्ट्रिक्शन अलाउड हो सकता है, बट हर सिचुएशन में नहीं। तो ये चीज यहां पे लिख दी। और लास्ट, पनिशमेंट। इन केस ऑफ इलीगल अग्रीमेंट, पार्टीज में बी पनिश्ड अंडर क्रिमिनल कंट्रोल। अरे ये क्या हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर होना चाहिए, कुछ और लिख दिया यहाँ पे। तो अगर आपका एक इलीगल अग्रीमेंट है तो पार्टीज में बी पनिश्ड अंडर क्रिमिनल एक्ट्स, ठीक है। आपको जेल भी हो सकती है और वो भी हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज और कुछ नहीं होगा, मतलब वॉइड अग्रीमेंट में आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने बोल के या लिख के करे हैं, ठीक। नेक्स्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से? जो आपके एक्शन से हुए, आपके कंडक्ट से, आपके बिहेवियर से हुए हैं। नेक्स्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स भी वही है जो आपके एक्शन से होते हैं। आपने बोला नहीं है, बस में चढ़ गए, आपने बोला नहीं, सामने से पड़ी बॉटल, आपने जो बॉटल पड़ी है उस पे, बॉटल रेस्टोरेंट की टेबल पे, वो आपने खोल दी। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मैं बता चुका हूं, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। आपका कोई इंटेंशन था किसी कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट आपको एक ऑब्लिगेशन बनाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट करवाने की, ठीक है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपने क्लिक ऑफ द माउस से करें, इलेक्ट्रॉनिकली करें। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बता दिया था मैंने, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो दोनों पार्टीज परफॉर्म कर चुकी हैं, तो वो क्या हो गए? एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी कौन से? या तो एक ने या दोनों ने, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी ने नहीं किया है, एक पार्टी कर चुकी है। नेक्स्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है, ठीक है। लास्ट है हमारा फॉर्मल एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब देखो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैं जो आप लॉ जो आपके ऊपर डाल देता है। सिंपली समझो, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, its validity depends on the form alone, it is in writing, the signature is usually attested, no consideration is necessary. The Contract Act does not recognize these contracts since consideration is a necessary element subject to certain exceptions. Basically ऐसे समझ लो,
फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप लॉ आपके ऊपर एक तरीके से थोप दे, इंपोज कर दे। जैसे कि इसमें दो होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है जैसे कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दी, कोर्ट ने तुमसे कह दिया कि तुम्हें ये काम करना है, बताओ क्या तुम उस काम को डिनाई कर सकते हो करने से? नहीं सर। नहीं। तो अगर तुमने जानबूझ के, सॉरी मैं कह रहा हूं, अगर कोर्ट ने कोई तुम्हें ऑर्डर दिया है और तुम वो ऑर्डर फॉलो, तुम्हें वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, तो क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड कंसिस्ट्स ऑफ आइदर अ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट और रिकॉग्निजेंस। तो क्या कह रहा है, कोर्ट जजमेंट on being recorded is called as a contract of record. It is an obligation imposed by the court. It is not a contract in real sense since it is not based on any agreement. Next, recognizance. तुमने सुना होगा रिकॉग्निजेंस मतलब जैसे बेल पे, तुमने कभी सुना है इस आदमी को बेल पे छोड़ दिया गया है या ये आदमी बेल पे बाहर आया है? तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये बेल पे बाहर आया है या ये बेल पे छूटा है? क्या होता है इसका मतलब? कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आया है सर। कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे है? नहीं, बेल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे एक आदमी है, उसने कुछ गलत किया तो वो जेल जाता है, तो जेल जाने पे तुमने देखा होगा कि हमेशा कोई ना कोई आता है छुड़वाने के लिए, है ना? फिल्मों में देखा होगा कि कोई ना कोई जरूर आएगा छुड़वाने के लिए। तो अगर कोई आ रहा है छुड़वाने के लिए, तो जो इंसान आता है ना छुड़वाने, वो अपनी पर्सनल गारंटी पे छुड़वाता है उस इंसान को। पता है तुम्हें ये बात? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी को जेल होती है तो उसके रिलेटिव जाते हैं, तो वो रिलेटिव अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं पुलिस को कि देखो मुझे कभी किसी ने जेल गिरफ्तार नहीं किया है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये जिसको आपने जेल में डाला है ये दोबारा गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर उसको बेल मिलती है, और कोर्ट जब उसको बेल मिलती है तो इस कंडीशन में मिलती है कि ये आदमी दोबारा से ऐसी गलती रिपीट नहीं करेगा। तो जो छुड़वाने आता है वो अपनी पर्सनल गारंटी लेता है कि हाँ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ये आदमी दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं रिकॉग्निजेंस। पढ़ो क्या कह रहा है, रिकॉग्निजेंस इज अ कंडीशनल जजमेंट अराइजिंग इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बाइंडिंग अ पर्सन टू बी ऑफ गुड बिहेवियर। उस इंसान को कह रहे हैं अब सुधर जाओ, मतलब कंडीशनल जजमेंट है, सुधर जाओ नहीं तो फिर से जेल में डाल देंगे। या फिर किसी को विटनेस के तौर पे जब कोर्ट बुलाती है तो वो क्या होता है, रिकॉग्निजेंस। ठीक है, और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। तो क्या लिख रहा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और डीड्स। All the terms of such contracts are reduced to writing and then the contract is signed, sealed and delivered. Contract consideration is not essential to support a deed under contract or seal. Basically, जब आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स राइटिंग में आ जाए, उनको साइन कर दो, सील कर दो, डिलीवर कर दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील। और ये भी क्या होते हैं, आपके एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं। ठीक है, क्या रह गया हमारा, लास्ट है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर हमारा चैप्टर खत्म। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरोल कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस क्लास इंक्लूड्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट अंडर सील and for their enforcement they require the fulfillment of essential conditions. Simply saying, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स और कुछ नहीं बल्कि वही जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जिसके अंदर बेसिक इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वही होता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। जो तुम ना, जैसे अभी जाके किसी दुकानदार से कुछ खरीद लो तो ये क्या है, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तुम कुछ भी नॉर्मल जो भी डे टू डे ऑटो करते हो तो वो क्या कर रहे हो, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तुमने मेट्रो ले ली, क्या कर रहे हो, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये चीज है जिनमें बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट की प्रेजेंट होनी चाहिए,
वो जो चीजें होती हैं वो क्या है आपकी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यहां से हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।